जय श्री राम बच्चों। और आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक और सब कुछ नया नया। एंड दिस न्यू चैप्टर इज नोन एज सीक्वेंस एंड सीरीज। वी विल डाइव वेरी डीप इनटू दिस चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इससे कॉन्सेप्ट्स। इजी चैप्टर है। मेंस में हर साल इसे 2 सवाल फिक्स्ड रहते हैं। एडवांस में इसका वेटेज थोड़ा सा रहता है। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज यूज होता है बहुत जगहों पर, स्पेशली इससे जो इनमें आज मैं जिस तरह से तुम्हें सीक्वेंस सीरीज पढ़ाऊंगा, पहले ये समझा देता हूँ। या चलो वो तो बाद में पढ़ते पढ़ते तुम समझोगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है रिकर्शन का, जो कॉन्सेप्ट होता है क्लोज्ड फॉर्म ओपन फॉर्म का, वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर आगे के आने वाले चैप्टर से लिए एनालिसिस जब हम करेंगे, कैलकुलस जब हम करेंगे, मैट्रिसेस जब हम करेंगे, तो सीक्वेंस एंड सीरीज से फंडे लगेंगे। बाकी जब तक आपको सम निकालने की टेक्निक्स नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है, हर जगह 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 अटके हो जाए। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज समझ ही जाइए। इजी टॉपिक होता है बट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थ्योरी पे पकड़ चाहिए। स्टार्ट करते ना विद वेरी फर्स्ट डेफिनेशन कि यार सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अब तक सीक्वेंस की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी होगी, लाइक कलेक्शन ऑफ टर्म्स फॉलोइंग अ पैटर्न, जो कि हाँ सही है, बिल्कुल इस डेफिनेशन में कुछ गलत नहीं है। कलेक्शन ऑफ टर्म्स, और थोड़ा सा एक्यूरेट होना है तो न्यूमेरिक टर्म्स। ठीक है, बट ऐसा है ना, या सीक्वेंस है, न्यूमेरिकल सीक्वेंस तो मैंने बोला नहीं, तो कलेक्शन ऑफ टर्म्स फॉलोइंग अ पैटर्न, ये आप बोल देते हो सीक्वेंस होता है। ठीक है, बट इसमें मैथ्स है भाई, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो कुछ मैथमेटिकल भी हो। तो सीक्वेंस हम डिफाइन करते हैं और मैथमेटिकली, और यू विल एग्री टू दिस डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, है ना। अब अगर आपने फंक्शन सुन रखा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। अ फंक्शन विच मैप्स natural numbers to real numbers. A function which maps natural numbers to real numbers is a sequence. To real numbers is sequence. ये तुमने बोला सर कैसे? मैंने बोला घबराओ मत दोस्त, समझते हैं। भाई जो फंक्शन होता है वो बेसिकली क्या करता है, एक मशीन है, इसमें तुमने कुछ इनपुट डाला, फंक्शन ने कुछ प्रोसेसिंग करी और तुम्हें एक आउटपुट दे दिया। ये होता है आपका एक फंक्शन। ठीक है, वेरी बेसिक सिंपल। तो जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे 2 डाला, ठीक है, स्क्वायर हुआ और मुझे 4 आउटपुट मिल गया, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, हालांकि ऑलराइट, तो ये बेसिकली आपके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, विच मैथ्स नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स इज अ सीक्वेंस। भाई कैसे, जो भी मेरे फंक्शन की टर्म्स होगी वो तो बेसिकली नेचुरल नंबर ही होगी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो एन अगर मेरा इनपुट है, आउटपुट में तो मुझे कुछ भी मिल सकता है, तो वो बेसिकली जो रियल नंबर होगा आर। तो बेसिकली मैपिंग क्या बनी, नेचुरल्स टू रियल्स। अब ये मैपिंग क्या है, ये बेटा सेट ऑफ इनपुट है, ये बेटा सेट ऑफ आउटपुट है। मैथमेटिशियन लोगों ने इसको नाम दिया है डोमेन, और इसको नाम दे दिया रेंज। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि ए एन इक्वल टू एफ ऑफ एन इज बेसिकली अ फंक्शन, इज अ सीक्वेंस। तो ये जो है सीक्वेंस का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस। और जब भी हमारे पास ये फॉर्म ऑफ सीक्वेंस होती है
तो हम सबसे ज्यादा हैप्पी होते हैं। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म से एनालिसिस करना सबसे आसान होता है, हर चीज निकालना बहुत इजी होता है, क्योंकि तुम्हें सारी टर्म्स पता चल जाएगी ना, A1 हो जाए F1, A2 हो जाए F2 एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे पास एक और टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है विच इज ऑफ द टाइप an इज अ फंक्शन ऑफ an minus 1, an minus 2 एंड सो ऑन। मतलब प्रेसीडिंग टर्म्स ऑफ फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोज्ड फॉर्म या फिर रिकर्सिव फॉर्म। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास होते ही है क्लोज फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, और उससे हम लोग डिराइव करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। ट्राई हमेशा हमें करना है कि हम क्लोज फॉर्म मतलब रिकर्सिव फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म पे जा सके। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेटर से मैंने बोला an की वैल्यू है cos ऑफ n पाई। ठीक है, तो अब तुम कुछ बता सकते हो? मानते हो मेरी बात? cos n पाई कितना होगा? -1 टू दी पावर n, -1 टू दी पावर n होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारा फंक्शन ऑफ n था। an लेटर से है 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n माइनस 5 की पावर n। ये बड़ा अच्छा फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये n में है, ये n में है, ये n में है। इस फॉर्म में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फॉर्म से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट बट अब लेटर से मैंने बोला an की वैल्यू है an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। तो अगर मुझे an की वैल्यू चाहिए तो मुझे an माइनस 1 और an माइनस 2 की भी वैल्यू चाहिए, राइट? इसका मतलब, और n, अब तुम दे दो ये सीरीज, तुम स्टार्ट n इक्वल टू 3 से ही कर पाओगे। a3 बराबर a2 प्लस a1। इसका मतलब तुम्हें एटलीस्ट a1 और a2 की तो वैल्यूज चाहिए ही चाहिए, तब तुम इस फॉर्म का यूज कर सकते हो। तो ये होता है रिकर्सिव फॉर्म, और ये जो हमने पढ़ा दैट वाज क्लोज, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, तो अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में हम पढ़ के किया है, अभी तो हमने सीक्वेंस करा विच वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। तो हम सीक्वेंसेस ऐसे पढ़ते हैं, व्हाट इज द वे टू स्टडी सीक्वेंस एंड सीरीज। भैया इंडिया में बहुत घटिया तरीके से पढ़ाया जाता है ना, वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, हम पढ़ते हैं क्लोज्ड फॉर्म जो रिकर्सिव फॉर्म है, और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है वो कैसे ऑब्टेन होता है। दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, अब बेटा सीरीज क्या होता है? सीरीज हो रही बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन टर्म्स, सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन टर्म्स। मेनली हम लोग दो ही टाइप के ऑपरेटर्स बोलते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की मैनिपुलेशन है। तो सीरीज होती है मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टर्म्स। तो आप दो टाइप की सीरीज पढ़ोगे, एक होंगी समेशन सीरीज, और दूसरी होंगी आपकी प्रोडक्ट सीरीज, और यही आपका दो टाइप की सीरीज होती है। इन्हीं दोनों से हम डिफरेंस की भी सीरीज बना सकते हैं और डिवीजन की भी सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, ओके। ना समेशन सीरीज क्या होती है बेटा? समेशन सीरीज मतलब लेटेस्ट से अगर मेरे पास, अच्छा सीक्वेंस और शो करने का जो नोटेशन होता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया बेसिक मैथ्स में, बट फिर से बता देते हैं। सो दिस इज द नोटेशन टू डिनोट अ सीक्वेंस where the terms are a1 a2 a3 and so on till an। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है ai where I goes from 1 to n,
तो मेरे पास सीरीज होती है जो समेशन सीरीज अपन बोलते हैं, दैट इज शोन बाय समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन टिल an, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं सम अप टू n टर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा इसे, सम अप टू n टर्म्स। सिमिलरली हमारे पास होता है प्रोडक्ट अप टू n टर्म्स, उससे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पाई से। ठीक है, दिस इज नोन एज pn, प्रोडक्ट ऑफ द n टर्म्स। ठीक, तो ये हमारे पास समेशन होता है। अब आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है ना, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की, रिलेशन बिटवीन Sn and An, रिलेशन बिटवीन Sn एंड An। तो रिलेशन होता है Sn माइनस Sn माइनस 1 बराबर An। ठीक है, इसको वेरीफाई करना बहुत इजी है, इसको प्रूफ करना बहुत इजी है। ठीक है, बेसिकली Sn है ना, तो Sn बेसिकली क्या होता है तुम्हारा, a1 प्लस a2 से लेकर an, और Sn माइनस 1 क्या होता है मेरे दोस्त, a1 प्लस a2 से लेकर an माइनस 1, और इधर पर तो कुछ नहीं, जीरो, an तो है नहीं, तो n माइनस 1 टर्म्स तक है, तो Sn माइनस Sn माइनस 1 क्या हो जाए बेटा, an हो गया। सब्ट्रैक्ट करो जे तो सब कटे जाएंगे। तो दिस वाज योर रिलेशन बिटवीन Sn एंड an। ठीक है, नाउ क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। इफ s of n is equal to 3n square minus 5n plus 6, find an, find an। तो अगर मुझे ये प्रॉब्लम करना है तो अभी अपन ने देख लिया Sn क्या बन जाएगा, an क्या हो जाएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स n माइनस n माइनस 1, और 6 और माइनस 6 वो तो n के इंडिपेंडेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 माइनस 5 टाइम्स 1, तो ये बेसिकली तुम्हारा an आ गया 6n माइनस 8। ठीक है, तो ये आपका Sn और an के बीच का रिलेशन होता है। अब हमारे पास जब भी हम सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड टाइप के क्लोज्ड फॉर्म होते हैं और उन्हीं की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं फर्स्ट रिकर्सिव फॉर्म जो हम लोग स्टडी करेंगे, which is given by an equal to an minus 1 plus constant c। देखना, तो अब मैं तुम्हें इनके नाम और टाइप्स नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ सवाल देख के सॉल्व करने की टेक्निक बताऊंगा, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे सारा टाइप कौन सा है, नाम कौन सा है। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड या रिकर्सिव फॉर्म। तो ठीक है, अब देखो हम इसे सॉल्व कैसे करते थे। उसने मुझे बोला है an बराबर an माइनस 1 प्लस सी, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा an माइनस 1 क्या हो जाएगा, an माइनस 2 प्लस सी, डाल दू फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन में डाला तो an का बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, an माइनस 2 प्लस सी, दैट इज an माइनस 2 प्लस 2c। अब मैंने नेक्स्ट बोला कि an माइनस 2, ये बोल लो सेकेंड इक्वेशन है। मैंने बोला an माइनस 2 बेटा क्या हो जाएगा, an माइनस 3 प्लस सी, इसी इक्वेशन में बस n की जगह n माइनस 1 कर दो। ठीक है, तो अब ये आ गया,
तो अब मैं ये चीज यहाँ डाल दूंगा, तो ए एन जो अब तक बेटा था ए एन माइनस टू प्लस टू सी, वो क्या बन जाएगा ए एन माइनस थ्री प्लस सी प्लस टू सी, यानी कि वो बन गया ए एन माइनस थ्री प्लस थ्री सी। तो अगर मैं इस तरह चलता जाऊं तो एक पैटर्न बनेगा। तो मुझे वो पैटर्न दिख रहा है कि अगर मैं के स्टेप तक चलूंगा, के टाइम्स ऐसा करूंगा, तो ए एन बन जाएगा ए एन माइनस के प्लस के टाइम्स सी। ठीक है, अब देखो इस सीरीज का अगर मुझे वैल्यू निकाली तो मुझे कौन सी टर्म एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ये एन इक्वल टू टू डालेंगे तो ए टू इक्वल टू ए वन प्लस सी। एन जो वन तो मैं डाल नहीं सकता क्योंकि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो मुझे एटलीस्ट ए वन पता होना चाहिए। तो ए वन जो है वो तुम्हें गिवन है एंड ए वन की वैल्यू इज लेटेस्ट से ए। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू बेटा आ गई ए एन माइनस के प्लस के सी। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास किस ए की वैल्यू है, ए वन की वैल्यू है। तो अगर मैं के की जगह एन माइनस वन डाल दूं तो एन माइनस के बेटा वन हो जाएगा। मुझे के को कुछ ऐसा सेट करना होता है कि ये वाला जो सबस्क्रिप्ट है ये कांस्टेंट टर्म बन जाए, ये वो वाली टर्म बन जाए जो मुझे रिक्वायर्ड है, जो मुझे गिवन है। यहाँ ए वन गिवन है तो के की जगह एन माइनस वन डाला, तो ये बन गया ए एन बराबर ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू सी। ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म। और अब तुम बच्चे लोग तो शायद तक याद आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म का आप क्या बोलते हो। तो ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म तो तुम एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हो, राइट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें तुम्हारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। और हाँ बात सही है, अगर मैं यहाँ से देखूं तो ए एन माइनस वन इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो बात तो सही है कि अगर ए एन माइनस वन कांस्टेंट है तो ये एपी होगी। ये हमने 10th में पढ़ा था, बट इसका सही तरीका ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एपी को एस्टैब्लिश करते हैं। तो ए एन बन गया तुम्हारे पास ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू सी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब भी तुम्हें कुछ ऐसा दिखे इस फॉर्म में दिखे, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो यू कैन ऑलवेज से दैट यू हैव एपी। इसको लोग एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म में भी लिखते हैं। अगर हम वन और टू को सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी एक क्लोज फॉर्म बनेगी, ए एन माइनस वन इक्वल टू ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू। तो ये भी इसको लिखने का एक तरीका होता है। तो यहाँ से आपको बेसिकली मिलेगा कि ए एन प्लस ए एन माइनस टू इज इक्वल टू टू टाइम्स ए एन माइनस वन, है ना। ये ट्रू होता है फॉर एनी थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुरंत तुम्हें ये वाला रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो अपने पास एक रिजल्ट और आ गया कि टू टाइम्स ऑफ ए एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस ए एन प्लस वन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, टू टाइम्स ए एन बराबर ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस वन। बीच वाला टर्म बाकी दो टर्म से साथ इस टाइप का रिलेशन रखता है। ठीक है, तो ये होता है आपका सीक्वेंस। अब इसका सीरीज, इसकी सीरीज होगी समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन ए एन। इसका हम लोग बोल देंगे समेशन आई इक्वल टू वन टू एन ए एन। ये क्या बन जाएगा, एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू सी, ऐसे बनेगा। तो ये क्या बनेगा, लेट से ए प्लस सी प्लस ए प्लस टू सी एंड सो ऑन टिल ए प्लस एन माइनस वन इंटू सी।
लेट से ऐसी वैल्यू ऐसे, तो मैंने बताया था ना उल्टा करके लिख दूंगा तो भी वैल्यू ऐसी रहेगी। और अब इनको ऐड कर दो तो 2s की वैल्यू बन जाएगी 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1c। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, एक तरफ बनेगा a प्लस n माइनस 2c और एक तरफ a प्लस c। तो अगेन 2a प्लस n माइनस 1c, और ये कितनी बार बनेगा, n बाय 2 टाइम्स बनेगा। वहां से आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी n बाय 2 इंटू 2a टाइम्स n बाय 2 टाइम्स ये चल रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू c। ये और ये 2 तो कट गया और ये चीज n बाय 2 टाइम्स चल रही है, तो n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू c। इसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि ये बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय 2 होता है, क्योंकि अगर n ऑड हुआ तो ठीक है। बट हम इस एस एन इक्वल टू n बाय 2 ही लिखते ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय 2। ठीक है, एंड वी से दैट ये n बाय 2 टाइम्स ही रिपीट हुआ होगा। ठीक है, तो मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इससे तुम क्या लिखा जाए 1.5 है ना, 3 बाय 2 इंटू 2a 2 प्लस 2 इंटू 1। सारे वैल्यू समझिए, कॉमन डिफरेंस 1 है, फर्स्ट टर्म 1 था, तो ये बन जाए 3 बाय 2 टाइम्स 4 6। अब मान लो यहाँ पर ये मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 बाय 2 कर देता तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो एस एन हमेशा एन बाय, ये याद रखना। ठीक है, और इसलिए मेरे को ये प्रूफ उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस प्रूफ को तुम थोड़ा और अच्छा बना सकते हो। कैसे, क्योंकि जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी ना, लेटर से मान लो 3 टर्म है, तो ये ऐसा बनता, तो हर, तो एंड वाली 2 बार आती और ये एक इकलौती टर्म एक बार आती, मतलब n माइनस 1 टर्म्स तो तुम्हारी बाय 2 होती ही आती और ये एक टर्म एक्स्ट्रा बनती, लेकिन ये टर्म का सम भी तो सेम ही आता, तो वो n बाय 2 ही बन जाएगा। समझ गए, तो एग्जैक्टली तुम्हें इस प्रूफ करने तो n ऑड और n इवन लेके 2 केस बना के करना, मजा तुम्हें आएगा। ठीक है, तो एस एन बन गया n बाय 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू c। इसी एस एन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n बाय 2 टाइम्स ये 2a क्या हो गया प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू सी। तो यही एस एन बेटा तुम्हारा क्या बन गया n बाय 2 टाइम्स, ये a क्या है a1 है और ये क्या है बेटा an है, खत्म। तो ये हमें ये सारे फॉर्मूले याद रखने, ये फॉर्मूले हमें सारे के सारे याद रखने। तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें, एक्स एन प्लस 1 बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स एन स्क्वायर प्लस 1 if x1 equal to 2 find x102। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन बनाया, अभी याद है जो स्क्वायर रूट लगा तो स्क्वायर रूट से हटाना है, अपने वाला स्क्वायर कर दो, तो तुम्हारे पास आया एक्स एन प्लस 1 का स्क्वायर बराबर एक्स एन स्क्वायर प्लस 1। तो यू गेट एक्स एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और अब तुम्हें दिख गया ये क्या है, ये एपी में है, पर एपी में ध्यान से देखना क्या है, एक्स एन के स्क्वायर है। मैं लिख सकता हूँ ना एक्स एन स्क्वायर बराबर एक्स वन का स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो एक्स एन स्क्वायर बना बराबर क्या बन गया, एक्स वन स्क्वायर कितना है दोस्त मेरे 4
प्लस n माइनस वन, तो ये बन गया n प्लस थ्री। तो एच एन की जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी रूट ऑफ n प्लस थ्री। ठीक है, एच एन की वैल्यू आ रही है रूट ऑफ वन एन प्लस थ्री, और एच ऑफ 102 क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 105। ठीक है, एच एन विल बी h102 विल बी रूट ऑफ 105। तो इस तरह से आपका ये वाला जो सवाल है दैट इज डन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाला सवाल 12th में वापस आएगा तुम्हें लिमिट्स में। ठीक है, अभी दिया था 12th बैच में, तो थोड़ा डेटा जो सेट था और इजी था। ठीक है, x1 की वैल्यू 1 तो एकदम ही दिख जाता है कि क्या है ना। बट हमें पुटिंग से नहीं ऑब्जर्व करना है, हमें इसे सही तरीके से ऑब्जर्व करना है, तभी मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n i। ठीक है, और ये तुम्हें याद भी रखना है ना, तो ये तुम खुद से निकालोगे और याद भी रखोगे। डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है मुझे इसमें, और कुछ तो करना नहीं है। ये क्या बन गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। फर्स्ट टर्म 1 है और ये AP है, कॉमन डिफरेंस 1 है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कहता हूँ 2 लाइन का प्रूफ है ये, n+1/2 ये होता है। और ये तुम्हें याद भी रखना है, ये रिजल्ट तुम्हारे जहन में बैठा होना चाहिए। ठीक है, अब अगर तुम्हारे पास ये रिजल्ट है तो तुम इस रिजल्ट से और भी रिजल्ट निकाल सकते हो। देखना चाहोगे, ध्यान से देख मुन्ना। n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये कितना आएगा, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये आएगा बेटा तुम्हारा 2n+1। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे समेशन n स्क्वायर निकाल के बताओ, तो क्या निकाल पाओगे। लेट अस से Sn इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 n स्क्वायर। ध्यान से देख, अगर मैं से I में ले जाऊं तो n की जगह I रख दिया, तो ये बन गया i+1 का होल स्क्वायर माइनस I स्क्वायर बराबर 2i+1। देखा, तो अगर मैंने यहाँ पे समेशन लगा दिया, ठीक है, और इधर भी समेशन लगा दिया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n i+1 का होल स्क्वायर माइनस समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n I स्क्वायर बराबर समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n 2i+1। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारा फर्स्ट एंड ऑड नंबर सा सम बन गया। और ये कितना बनेगा, Sn+1 माइनस Sn, ये बन गया तुम्हारे फर्स्ट एंड ऑड नंबर सा सम। और Sn+1 माइनस Sn क्या हो जाएगा बेटा, n स्क्वायर, यहाँ पे I स्क्वायर है मान लो, तो Sn+1 माइनस Sn क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, एंड एन स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आपका होता है नेक्स्ट फॉर्मूला, द सम ऑफ n consecutive odd numbers, n consecutive odd numbers is n square। वेरीफाई करना है तो देख लो, 1 + 3 4 होता है, 1 + 3 + 5 9 होता है। ठीक है, ये आप लोग ने पढ़ा होगा, है ना। अब तुम्हारे मन में एक और चीज आई होगी कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर वो कैसे निकाले, है ना। तो वो भी इसी से निकल जाएगा, वो भी इसी से निकलेगा। ठीक है, अगर मुझे वो निकालना है तो उससे लिए भी यही वाला मैनिपुलेशन काम में आता है। ठीक, आगे बताएंगे कैसे आता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है अब तक? बढ़िया। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास ये चीज है, तुम्हारे पास समेशन i = 1 to n 2i भी आ गया, आ गया ना। सोचो, तुम्हारे पास फर्स्ट एन ऑड नंबर्स है, फर्स्ट एन इवन नंबर्स है, तो तुम्हारे पास सम ऑफ 2n नंबर्स है, तो उससे n स्क्वायर हटा दिया तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, ऑलराइट 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 ऑलराइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और सवाल करते हैं। फाइंड सम ऑफ all odd terms of an equal to 3n plus 5। अब थोड़ा और ध्यान से देखना, ये बेटा तुम्हारा बन गया si + 1 - si। ठीक है, और अब अगर मैं इसको सम कर दूं, तो मानते हो मेरी बात, मेरे पास sn + 1 आ जाएगा, और वो sn + 1 क्या शो करेगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर से लेके n + 1 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये फाइंड करके आना, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये फाइंड करके आना। मैंने तुम्हें हिंट दे दी कि अगर एक बार और समेशन लगा दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा। फिलहाल आप ये क्वेश्चन देते हैं, फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स ऑफ an = 3n + 5। ठीक है, तो ये कौन सा है भाई तुम्हारा, एपी है क्या, दिख रहा है क्या एपी? भाई एपी मतलब तो लीनियर पॉलिनोमियल ही हुआ ना, तुमने अब तो नोटिस कर ही लिया होगा कि an बेसिकली क्या होता है, a1 + n - 1 × d। an होता है a1 + n - 1 × d। तो an बेसिकली अपन क्या लिख सकते हैं, a1 - d + n टाइम्स d। तो n का कोएफिशिएंट होता है कॉमन डिफरेंस, तो d की वैल्यू 3 आ गई और a1 की वैल्यू 8 आ गई। देखो मिलकर बैठ रहा है ये।
A1 की वैल्यू 8 आएगी, A2 की वैल्यू देखोगे तो 13 आएगी, नहीं 11 आएगी, और 11 माइनस 8 की वैल्यू 3 आएगी। तो D की वैल्यू 3 है और A1 की वैल्यू 8 है। ये ध्यान रखना है, n का कोएफिशिएंट कॉमन डिफरेंस होता है और कांस्टेंट टर्म होता है फर्स्ट टर्म माइनस डिफरेंस। ठीक है, तो D इज इक्वल टू 3, A1 इक्वल टू 8। तुम्हें क्या करना है, फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स। इस सीक्वेंस से सारे ऑड टर्म्स का सम निकालना है। मतलब तुम्हें निकालना है A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 एंड सो ऑन। मानते हो मेरी बात? यहाँ पे डिफरेंस 2D होगा, यहाँ पे डिफरेंस 2D होगा। तो लेट्स से फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स तो हमने बोल दिया, लेकिन ऑल में तो इनफाइनाइट चला जाएगा। तो फाइंड सम ऑफ, लेट्स से अपन ने k ऑर्डर टर्म्स। तो k ऑर्डर टर्म्स मतलब 1 3 5 7 एंड सो ऑन टिल k प्लस 1 बाय 2। ठीक है, k प्लस 1 बाय 2 ऑर्डर टर्म्स। अगर 4 होते तो A1 A3 A5 A7। अगर 5 होते तो A1, ठीक है, 4 बोलता तो ये 7 पे रुकता। ठीक है, दैट इज योर। तो इस तरह से आपके पास बनेगा। तो कॉमन डिफरेंस 2D आएगा। लेकिन क्या मुझे कॉमन डिफरेंस की जरूरत है? मैंने तो फॉर्मूले में क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ टर्म्स बाय दैट। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो क्या आएंगे, फर्स्ट टर्म 8 आएगा और लास्ट टर्म क्या आएगा बेटा? लास्ट टर्म आप बताओ मुझे, n की क्या वैल्यू डालोगे लास्ट टर्म के लिए? मुझे k ऑर्डर टर्म्स चाहिए, 1 3 5 7 एंड सो ऑन टिल 2k माइनस 1। ये हो जाए kth ऑड नंबर या kth ऑड टर्म। तो n की जगह 2k माइनस 1 डाल देता हूँ, 3 टाइम्स 2k माइनस 1 प्लस 5। तो ये हो जाएगा था सम ऑफ k ऑर्डर टर्म्स। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, आ जाओ, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जैसे अपन ने ये देखा वैसे ही अपन बोल सकते हैं ना कि अगर Sn की वैल्यू है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn की वैल्यू है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि Sn मेरे पास बेसिकली इस टाइप का नंबर आएगा कुछ an स्क्वायर प्लस bn। तो अगर सम ऑफ एन टर्म्स तुम्हें इस टाइप का दिख रहा है तो भी तुम समझ सकते हो कि सीरीज एपी है, जहाँ पे एन स्क्वायर डी का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है दोस्त मेरे, या एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है डी बाई 2, और एन का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है ए प्लस डी बाई 2। ए माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान में रखना। चलो थोड़े और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया मैंने तुम्हें, in a AP of 100 terms, in a AP of 100 terms, मैंने आपको बोला सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स इज, सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स इज 2024, then sum of all odd terms, then sum of all odd terms starting from term 3।
all odd terms starting from third term, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। चलो आओ निकालते हैं। So like APS short terms and sum of all even terms is 2024। अच्छा नंबर ऑफ इवन टर्म्स इतनी होंगी 50 होंगी ना नंबर ऑफ इवन टर्म्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा n/2 50/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बेटा क्या होगा A2 क्योंकि इवन टर्म्स की बात कर रहे हैं, और लास्ट टर्म बेटा क्या हो जाएगा A100, ठीक है A100। ठीक है, और अब मेरे से उसने बोला है कि इसकी वैल्यू है 2024 और मुझे निकालना क्या है सम ऑफ ऑल ऑड टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड टर्म। ऑड टर्म्स होती 50 A1 A3 से लेकर A99, लेकिन उसने बोला A3 से स्टार्ट करना मतलब A1 तो 49 टर्म्स। तो हमें निकालना है 49/2 टाइम्स A3 प्लस A99। अब देखो कितना अच्छा डेटा दिया है तुम्हें, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो A2 तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 50/2 A3 माइनस D कॉमन डिफरेंस हो गया, और A100 हो गया A99 प्लस D, ये बराबर है 2024। तो ये और ये कट जाए अगर तो 50/2 A3 प्लस A99, इसकी वैल्यू बेटा आएगी 2024। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 49/2 टाइम्स 49/2 की वैल्यू चाहिए। तो 49/50 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। 49/2 times this is equal to this 2024 into 49/50। और ध्यान से देखो ये लेस देन 1 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इज लेस देन सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स, ठीक है। तो ये भी हमें समझ आता है। तो अगर sum of all even terms is 2024 then sum of all odd terms starting from third term is, आपके पास आंसर आ चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। if sum to n terms of two APs are in ratio 7n plus 1 divided by 4n plus 27, then find ratio of their nth terms। Find ratio of nth terms। कह रहा है sum to n terms of two APs are in the ratios this। So let us say first AP, let us say फर्स्ट AP जो तुम्हें गिवन है उसका फर्स्ट टर्म है A1 और कॉमन डिफरेंस है D1, और सेकेंड जो AP है उसका फर्स्ट टर्म है A2 और कॉमन डिफरेंस है D2, ठीक है। अब उसने बोला है if sum of n terms of two APs are in this ratio, तो sum of n terms of first AP क्या हो जाएगा
n/2 into 2a1 plus n-1 d1 अपॉन यहाँ पे क्या बनेगा n/2 into 2a2 प्लस n-1 d2। ये बेटा क्या बनेगा 7n plus 1 divided by 4n plus 27। ठीक है, तो अब अपने पास यहां से अगर मैं इसको लिख लूं ढंग से तो ये बन जाएगा n टाइम्स d1 प्लस 2a1 माइनस d1 अपॉन n टाइम्स d2 प्लस 2a2 माइनस d2 बराबर 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है, 4n प्लस 27। ठीक है, अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप, मुझे nth टर्म सा रेशियो चाहिए। ठीक है, मुझे nth टर्म सा रेशियो चाहिए, तो वो होता है a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। बेसिकली जो है a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, राइट। तो दो तरीके होते हैं यहाँ से करने के। एक तरीका हो गया कि तुम डायरेक्ट कंपेयर कर लो। ठीक है, देखिए कंपेयर कंपेयर क्या करना है। ये हो गया 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। सॉरी, ऐसे नहीं है ना। तो यहाँ से n का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो d1 की वैल्यू आ जाएगी 7 एंड 2a1 माइनस d1 की वैल्यू 1 है, तो a1 की वैल्यू बेटा आ जाएगी 4। सिमिलरली d2 और a2 भी आ गया, d2 आ गया 4 और a2 कितना आ गया, a2 आ गया 31/2। तो रेशियो आ जाएंगे, रेशियो ऑफ n टर्म्स आ जाएगा ना, तुम आराम से निकाल सकते हो a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1 बाई a2 प्लस n माइनस टू इंटू d2। ठीक है, all right, then let's see next problem। तो अब तुम्हारे लिए होमवर्क है कि अगर if for an AP of if for a AP if for an AP SP की वैल्यू Q है एंड SQ की वैल्यू P है, तो SPQ क्या होगा। ठीक है, फाइंड SPQ, बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है ये। इसके अलावा नाउ यू हैव क्वेश्चन ऑफ, ठीक है, ये भी होमवर्क की है, इसको भी होमवर्क में लो और इसमें थोड़ा थॉट डालना। 1 2 3 4 2 3 4 then we have 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से अपन ने ग्रुप में डाल दिया नंबर 9। ठीक है, इस तरह से ग्रुप चल गए। तो तुम्हें बताना है सम ऑफ नंबर्स इन 8th ग्रुप, सम ऑफ नंबर्स इन 8th ग्रुप। और ये सवाल बहुत फेमस है। ठीक है, इवन ये NTSC स्टेज 2 में पूछा जा चुका है पहले, बट उससे भी पहले से ये सवाल एग्जिस्ट कर रहा है ना। ऐसा नहीं ये सवाल NTSC वालों ने ओरिजिनल पूछा था, बहुत पुराना सवाल है। इसमें तुम्हें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा AP कैसे बनेगी।
कुछ चीजें तुम्हें शायद दिख रही हो जी। nth ग्रुप में 2n-1 टर्म्स है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है। तो अब जैसे फर्स्ट टर्म ग्रुप में 8 टर्म आएगी, फिर सेकंड ग्रुप में 3 टर्म्स आएंगी, तो फोर्थ टर्म बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो जाओ तुम सोचना। ठीक है, तो दिस वाज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपन करते हैं। A, B, C, D are distinct integers in AP. A, B, C, D are distinct integers in AP such that D equal to A square plus B square plus C square. ठीक है, A, B, C, D are distinct integers in AP such that D equal to A square plus B square plus C square. तो आपको फाइंड आउट करके मुझे बताना है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आ जाओ देखते हैं क्या जा रहा है। ABCD तो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है एपी में, ध्यान से देखना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी नहीं बोला, कोई भी डिस्टिंक्ट इंटीजर है। पर मुझे इतना समझ आ रहा है कि D इज द लार्जेस्ट टर्म, D जो है वो लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। तो लेट अस से अब ABCD आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इन एपी, ठीक है, जरूरी नहीं है ये आपस में आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इन एपी, ठीक है, मतलब ये एपी बना रहे ओके। और क्योंकि डी सबसे बड़ा है, ठीक है, और अगर मैं लेट से ए का फर्स्ट टर्म लूंगा तो दिस विल बी योर स्मॉलेस्ट टर्म टू, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात देखना, ध्यान से समझा, मेरे 4 टर्म्स इन एपी लेनी है ना। अब ये हम लोग वैसे थ्योरी में आगे करने वाले थे, बट चलो यहाँ आगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक थ्योरी पहले बनेगी, फिर अपन आगे समझ। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। अगर 4 टर्म्स एपी में हैं तो फिर अपन क्या कर सकते हैं। देखो टर्म्स हमें ऐसे लेने ना कि सम करते टाइम कॉमन डिफरेंस कट जाए। तो मुझे 3 टर्म्स की एक एपी लेनी है, तो मैं कैसे लूंगा, a माइनस डी, ए प्लस डी। मेरा हमेशा रहेगा कि ये जो एक्सट्रीम्स पर टर्म्स आ रहे ना, इनका माइनस प्लस सेम रहे। आज जैसे मुझे मान लो 4 टर्म्स से साथ बनानी है, तो लेटेस्ट से मैंने पहले स्टार्ट किया विद a माइनस डी, तो यहाँ पे मैंने बोला a प्लस डी। अब मुझे यहाँ पर 2 टर्म्स और फिट करनी है, कैसे फिट करूंगा, प्रोवाइडेड डी के कोएफिशिएंट इंटीजर ही हो। क्या कर सकता हूँ मैं, a तो रख नहीं सकता क्योंकि 3 ही बनेंगे, फिर और क्या रख सकता हूँ मेरे भाई, ए ही रखना पड़ा, कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो फिर मैंने बोला 2D रख के देते हैं, a माइनस 2D, a प्लस 2D। फिर मैंने बोला लेटेस्ट से a माइनस डी रखूंगा, तो यहाँ पर तो a बन जाएगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। फिर बोला a माइनस 3D रख दो, a प्लस 3D रख लो। फिर मैंने बोला अच्छा, फिर मैंने बोला यार a माइनस डी रख लो और a प्लस डी रख लो, और देख लो तुम्हारे पास टर्म्स इन एपी आ गई। तो अब तुम समझ जाओगे कि अगर मुझे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है तो बीच में a आएगा। ऑड के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बीच में a आएगा, ठीक है। तो लेटर से बीच में a डाल दिया। फिर मुझे 2 टर्म्स इधर चाहिए, 5 है तो 2 इधर और 1 है ये, तो ये कितना बनेगा, a माइनस 3D, फिर कितना a माइनस डी, फिर कितना a प्लस डी, फिर कितना सॉरी a प्लस 3D, ये माइनस 3D था, ये माइनस डी आया ना। 2D के डिफरेंस में खेल रहे हैं अपन, a माइनस 8 सॉरी 2D में चल रहा है ना। तो a माइनस 2D, a माइनस 4D,
ठीक है, a प्लस 2d एंड a प्लस 4d। अब बन गया। तो इस तरह से तुम्हें ऑड में है और तुम्हें ऑड टर्म्स लेने तो बीच में a बिठा दो। अगर तुम्हें इवन टर्म से साथ लेना है तो इवन टर्म से साथ कैसे लोगे? तुम्हें बीच ही दो टर्म्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, तुम्हें बीच ही दो टर्म्स लेनी पड़ेगी। अब जैसे देखो 3 टर्म्स था तो स्टार्ट a माइनस डी से हुआ, 4 टर्म्स हुई तो a माइनस 3d, 5 टर्म्स आया तो a माइनस 4d, तो 6 टर्म्स पे आएंगे तो a माइनस 5d से स्टार्ट होगा, तो a माइनस 5d। डिफरेंस तो हमेशा अपन d का था फिर 2d था 2d का रखते रखे देते हैं, a माइनस 4d, सॉरी a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d। ठीक है, फिर a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d बैठ गया। समझ ले, समझ ले। तो ऐसे टर्म्स हम लोग एपी में लेते हैं। तो अब मुझे 4 टर्म्स इन एपी बोला है, तो लेट अस से ए को मैंने बोल दिया, अब अल्फा बीटा ले लेते हैं क्योंकि यहाँ एबीसीडी तो चल ही रहा है। तो ए को मैंने अल्फा माइनस 3 बीटा बोल दिया, बी को मैंने बेटा क्या बोल दिया, अल्फा माइनस बीटा, सी को बोल दिया मैंने अल्फा प्लस बीटा, और डी को बोल दिया अल्फा प्लस 3 बीटा। अब मैं क्या बोलूंगा, डी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर मुझे पता है कि अल्फा बीटा इंटीजर ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे इंटीजर है तो अल्फा बीटा इंटीजर है। ठीक है, तो अपने पास बना अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर, ये बन गया 3 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना 3 अल्फा स्क्वायर, फिर क्या बना माइनस 6 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 8 अल्फा बीटा और प्लस 2 अल्फा बीटा। वैसे ये दोनों तो कट ही जाएंगे, तो ये बनेगा माइनस 6 अल्फा बीटा, और बीटा स्क्वायर में क्या आएगा 9 1 10 1 11 11 बीटा स्क्वायर। तो तुम्हारे पास क्या इक्वेशन आ रही है, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा बीटा, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा बीटा, और यहाँ पर बन रहा है तुम्हारे पास माइनस अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 11 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, और इससे रूट्स इंटीजर होने चाहिए। तुम्हारे पास बन रहा है 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा टाइम्स 6 बीटा प्लस 1 माइनस 3 बीटा प्लस 11 बीटा स्क्वायर, ये बराबर 0। अब अपन को तो पता है यार इस टाइप की इक्वेशन जो इंटीजर रूट्स होते तो क्या करते हैं, 6 बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 12 अल्फा स्क्वायर इंटू 11 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 12 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो अब इसको मैंने तुम्हें सॉल्व करना ऑलरेडी सिखा रखा है, क्वाड्रेटिक डायोफेंटाइन मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में पढ़ा रखा है कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन और लो और इसे होमवर्क में लो। if roots of x to the power 4 minus 24 x cube plus p x square plus qx plus 48 equal to 0 are in AP,
find p minus q. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वो देखते हैं, क्या कहते हैं अपना रिकर्शन फॉर्म। ठीक है, the second form is an equal to an minus 1 plus f of n। ठीक है, यहाँ पर अभी एक कांस्टेंट था, ध्यान से देखो तो an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस c हमने अभी पढ़ा था। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस f ऑफ n, और इसमें भी एक स्पेसिफिक केस अपन पढ़ेंगे जिससे बोलते हैं f ऑफ n बराबर अल्फा n प्लस बीटा, मतलब f ऑफ n अगर लीनियर हो तो अब क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा डिफरेंस है ना, ध्यान से देखोगे तो इससे क्या मतलब हुआ कि an माइनस वन लीनियर है, इसका मतलब an माइनस वन एक एपी है, ये तुम्हारी एपी है। तो इसे सॉल्व करो, वही मेथड, n की जगह एक बार n माइनस वन डाला फिर n माइनस टू डाला, तो आपने बोला an बराबर an माइनस के प्लस अल्फा टाइम्स अल्फा टाइम्स क्या बनेगा यार दोस्त मेरे इधर, n माइनस वन n माइनस टू एंड सो ऑन टिल 1। ठीक है, ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ तुम खुद यहाँ तक पहुंचोगे, प्लस n प्लस k टाइम्स बीटा, और k की वैल्यू में अपन क्या डाल देते हैं n माइनस वन, तो इसके लिए ये a1 हो जाएगा। सॉल्व अब तुम करोगे, मैंने एक तुम्हें अच्छे से सॉल्व करके दिखाया है, सेकेंड ये तुम्हारा काम है प्रूफ करना खुद से। तो an बेटा तुम्हारे पास क्या बनेगा, समथिंग क्वाड्रेटिक इन n, समथिंग क्वाड्रेटिक इन n, सिंपल, बस इतना मैं बोल दूंगा और यहाँ पे मेरा आई एम वेरी वेल डन। ठीक है, मुझे आगे एक्सप्लेन करने का है ना, उसका फुल फॉर्म बनाने से अच्छा कि मैंने ऐसा फॉर्म बना लिया कि अगर डिफरेंस एपी में है दैट इज an इक्वल टू an माइनस वन प्लस एफ ऑफ n, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं दैट an इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। ठीक है, आई होप ये तुम्हें क्लियर है। तो मेरे पास आएगा सवाल, लेट्स से आई टेल यू टू फाइंड 3 प्लस 8, सवाल इज, लेट्स डू द सवाल, 3 प्लस 13 प्लस 21 सॉरी प्लस 23 प्लस 35 एंड सो ऑन, इससे एन टर्म्स तक का तुम्हें सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें देखना होगा कि देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने जाए 10 का। ठीक है, 3 13, अरे यार यहाँ पे 11 होना चाहिए था, ये डिफरेंस 8 का, फिर ये डिफरेंस कितने का हुआ 10 का, फिर ये डिफरेंस हुआ 12 का, तो डिफरेंसेस एपी में आ गए, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि मेरा an हो जाएगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, और अब मैं ये इजीली निकाल सकता हूँ, n की वैल्यू 1 रखी तो a प्लस b प्लस c 3 हो गया, n की वैल्यू 2 रखी तो 4a प्लस 2b प्लस c 13 हो गया, और n की वैल्यू 3 रखी तो 9a प्लस 3b प्लस c की वैल्यू 35 आ गई। यहाँ से आई वॉन्ट टू फाइंड abc, इन दोनों इक्वेशन जो सब्ट्रैक्ट करा तो ये क्या बन गया 3a प्लस b बराबर 10, और इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा तो ये बन गया 5a प्लस b बराबर 12, और फिर इन दोनों जो किया सब्ट्रैक्ट तो 2a की वैल्यू बन गई 2, तो a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू अगर तुम्हारे पास 1 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 7 आ रही है।
और सी की वैल्यू फिर माइनस में आ जाएगी, 1 + 7 8, तो सी -5 आ गया। तो ये बन गया तुम्हारा ए एन। तो ए एन तुम्हारा बन गया n² + 7n - 5। ठीक है, अब ध्यान रखना इसका सम भी निकालना है। तो सम इसका जब मुझे निकालना है तो ये क्या बना है, समेशन i = 1 to n i² + 7 टाइम्स समेशन i = 1 to n i माइनस समेशन i = 1 to n 5। अरे ये भी एक अच्छी चीज बन गई भाई। ये तो क्या मतलब है कि 5 + 5 + 5 n टाइम्स, ये तो ये 5n। फिर ये क्या बना, 7 टाइम्स 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल n। और ये क्या बना, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन टिल n²। तो इसका फॉर्मूला तुम निकाल के लाओगे। कल अपन कल तुम्हें बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसका फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, तो दिस वाज दिस थिंग, an = an² + bn + c। तो अगर तुम्हारे पास इस टाइप का कभी रिकरेंस रिलेशन आता है कि an = an - 1 + fn, तो तुम्हें आई होप सॉल्वेंट मेथड समझ में आ गया कि तुम k टाइम्स जाओगे, n - 1 रखा, n - 2 रखा, n - 3 रखा, और इस तरह से यू विल ग्रो। लेट्स सी द थर्ड फॉर्म। आज से लेक्चर का लास्ट फॉर्म लेते हैं। an = c टाइम्स an - 1। n की जगह एक बार n - 1 रखना, तो an - 1 वही सेम फॉर्म, सेम चीज, c टाइम्स an - 2, ये चीज पटक दी इधर, तो an बन जाएगा c² टाइम्स an - 2। ठीक है, फिर उसी तरह से n - 3 n - 4 डाला, तो an तुम्हें दिख गया c⁴ an - k। अजय तुम्हें इस रिलेशन को अच्छे से डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक कांस्टेंट चाहिए a1, उसकी वैल्यू अजय ने ले ली, तो k की जगह बेटा क्या डाल देगा, तू n - 1 डाल देगा। तो an क्या बन जाएगा, c⁴n - 1 a1। इस सीक्वेंस को बड़े लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये क्या हो जाता है उनके लिए, कॉमन रेशियो। ठीक है, बट अगेन हमने एस्टैब्लिश करा है ना, हमने ये चीज एस्टैब्लिश करी। ये एक इस टाइप की वो थी, क्या कहते हैं दैट, समझ रहे हो, रिकरेंस था जिससे एक इजी सोल्यूशन आता है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सीक्वेंस ऐसा नहीं कि दुनिया में 3 ही सीक्वेंस होती है, APGP HP, दुनिया में इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। ये कुछ कॉमन सीक्वेंस है जिनका रिकरेंस हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकियों के लिए हम लोग क्लोज फॉर्म एस्टेब्लिश इतनी इजीली नहीं कर पाते। जैसे आपने एक सीक्वेंस पढ़ी थी, हो सकता है अब तक मैं नाम सुन लिया, फिबोनाची, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था। हम सीखेंगे कैसे इसका जनरल फॉर्म डिराइव होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आना चाहिए, ओलंपियाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी एडवांस एंड मेक यू सॉल्व समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीपी, आपने जीपी एस्टेब्लिश करना सीख लिया। अब तो कुछ नहीं, वही एनालिसिस आ गया। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, समेशन i = 1 to n ai। बेटा ये क्या बन गया, a1 into 1 + c + c² and so on till c⁴ n - 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 टाइम्स c⁴n - 1 अपॉन c - 1 लिख लूं। बन गया ना। अगर c <1 होता है ना, तो चीजों को पॉजिटिव बनाने के लिए इसी चीज से मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1 - c⁴n अपॉन 1 - c।
c लेस देन 1 के लिए ये और c ग्रेटर देन 1 के लिए ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। अब आपके पास क्या बनेगा, तो जीपी में और कुछ है, कुछ रखा है जीपी में, तुम्हें ऐसा जो डर लगा, एक दो लाइन में हमने जीपी पढ़ लिया, हमने प्रूफ कर दिया सब कुछ। ना लेट्स से मुझे मान लो इसके बारे में क्या होता है ना, जीपी में कॉन्सेप्ट आता है ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सम। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, हालांकि ये टॉपिक क्लास 12th में डिस्कस होता है, बट आप लोग में से बहुत लोग लिमिट्स पढ़ते हो, चलो मैं 12th में ही लूंगा। कन्वर्जेंस हम लोग 12th में पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ सम, तब आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी। ठीक है, क्या होता है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पढ़ेंगे। लेट अस से मैं इनफाइनाइट टर्म्स के सम की बात करता हूँ, है ना, जीपी है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो फिर मेरा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, बता पा रहा है कि आई हैव इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब मैं बात कर रहा हूँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। एक तो इनफाइनाइट टर्म्स है, लेकिन दूसरी बात जो मेरा मॉड सी है दैट इज लेस देन 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, तुम सोचो अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये तभी फाइनाइट वैल्यू आएगी नहीं तो बढ़ता ही जा रहा है, 9 3 9 27 तो बढ़ता जा रहा है। लेकिन कॉमन रेशियो लेस देन 1 हुआ तो हो जाएगा, तो लेस देन 1 के लिए अपन इनफाइनाइट टर्म्स का भी सम बना सकते हैं, और वो फिर इस फॉर्मूले की बात होगी। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a1 1 माइनस सी टू द पावर n अपॉन 1 माइनस सी। अब क्योंकि लिमिट्स मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं लिमिट्स में, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा a1 अपॉन 1 माइनस सी। ठीक है, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, जिससे आप लोग ऐसे लिखते हो a अपॉन 1 माइनस आर, है ना। अपन ने a1 की वैल्यू बेसिकली a थी और कॉमन रेशियो को c ले लिया। ठीक है, तो यह हो गया आपका जीपी। तो नाउ लेट्स से मैंने जीपी पर बेस्ड कोई सवाल लिया। ठीक है, आई टेक सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जीपी नाउ। तो पहला सवाल लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टिल h टू द पावर 10, इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें दे दिया है 0। तो फाइंड करना h टू द पावर 34 प्लस h टू द पावर 35 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h प्लस h स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, सिंपल एप्लीकेशन, जीपी लगा दी, यहाँ पे जीपी लगाई तो तुम्हारे पास क्या बन गया h टू दी पावर 11 माइनस 1 बराबर 0। तो h टू दी पावर 11 की वैल्यू 1 आ गई। तो मानते हो मेरी बात, h की पावर 11 की मैं कोई सी भी पावर ले लूं वो 1 ही होगा। k की जगह 3 डालो तो h टू दी पावर 33 की वैल्यू 1 आएगी। 8h मल्टीप्लाई करोगे तो h टू दी पावर 34 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, h आ जाएगी। 8 और h मल्टीप्लाई करोगे तो h टू दी पावर 35 h स्क्वायर बन जाएगा। तो h सी पावर 34 प्लस h सी पावर 35 बेटा क्या बन गया, h प्लस h स्क्वायर बन गया। तो दिस बाय h प्लस h स्क्वायर कितना बन गया, 1 बन गया। आ गया आंसर, आंसर इज 1। ठीक है, ठीक है मेरे बंधु, चलो
8th प्रॉब्लम और ली। फाइंड सम ऑफ जीपी √2 + 1, ठीक है, √2 + 1 + 1 एंड सो ऑन, और इससे फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है दोस्तों, तुम्हें बोल दिया ये जीपी है, तो अगर ये जीपी है तो तुम्हारे पास रेशियो क्या बन रहा है, 1/√2 + 1, इसी वैल्यू कितनी आएगी, √2 - 1, तो कॉमन रेशियो बन गया और फर्स्ट टर्म है, तो 10 टर्म्स तक का सम क्या हो जाएगा, √2 + 1 इंटू √2 - 1 की पावर 10 - 1 अपॉन √2 - 1 - 1। अब √2 - 1 वैसे तुम्हारा लेस देन 1 है, तो देखो तुम्हारा फॉर्मूला अपने आप वैसे भी कन्वर्ट हो ही गया। ठीक है, 1 - √2 - 1 की पावर 10 अपॉन 1 - √2 - 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स से आपका प्रूफ करवा दें। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, if A, B, C are pth, qth and rth term of GP, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट Q - R log A plus R - B log B plus P - Q log C इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ दैट करना है, ए बी सी आर पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, तो लेट्स से जीपी की फर्स्ट टर्म इज A1, जीपी की फर्स्ट टर्म इज A1। क्या मैं बोल सकता हूँ कि P की वैल्यू बन जाएगी A1 इंटू लेट से रेशियो है, या A की वैल्यू A1 इंटू R टू द पावर P - 1, B की वैल्यू R टू द पावर Q - 1, A1 इंटू R टू द पावर R - 1। तो एक काम करते हैं, कॉमन रेशियो अल्फा बीटा ले लो ना, कंफ्यूजन ही हट गया। अल्फा फर्स्ट टर्म और बीटा कॉमन रेशियो, अल्फा फर्स्ट टर्म और बीटा कॉमन रेशियो, अल्फा फर्स्ट टर्म और बीटा कॉमन रेशियो, तो Q - R इंटू लॉग ए, तो ये बन गया Q - R इंटू लॉग ऑफ ए प्लस R - P, ठीक है, आर एथ टर्म और पी एथ टर्म, तो यहाँ लॉग बी है ना, आर्थ टर्म और पी एथ टर्म, हाँ तो लॉग बी है, सही बात है, लॉग ऑफ अल्फा बीटा की पावर Q - 1। और क्या बना, प्लस P - Q log C, P - Q log ऑफ C, तो log C में आया log ऑफ अल्फा बीटा की पावर R - 1। तो भाई इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक तरफ से तो log अल्फा आ जाएगा,
है ना। आई थिंक ये तो अब सभी तुम लोग कर लो जैसे ओपन है ना, ये लॉज एक्स वाई लिखा है, तो लॉज एक्स वाई तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, लॉज एक्स प्लस लॉज वाई। यहाँ से लॉज अल्फा कॉमन लिया, पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, ये हो गया 0। और नेक्स्ट टर्म क्या बनी, लॉज बीटा क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस 1, ठीक है, प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1। तो ये भी साइक्लिक टर्म और ये भी 0 हो जाए, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तुम सॉल्व करो ना, तो दिस विल अगेन बिकम 0, ठीक है। देख लो पी क्यू माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर, फिर बना आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, और क्या बन गया पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। देखो 0 बन गया, ये सब कट पिट रहा है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज से लेक्चर के लिए। आज से लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड 6 प्लस 66 प्लस 666 एंड सो ऑन, और इससे n टर्म्स है, ठीक है। 6 plus 66 plus 666 and so on till n terms. 6 plus 66 plus 666 up to n terms. यहाँ से 6 कॉमन लिया, बन गया 1 plus 11 plus 111 and so on। अब एक बात मेरी सुनो, जो तुम्हारा 10 to the power n minus 1 होता है ना, वो होता है बेसिकली 999 n टाइम्स। बेटा यहाँ क्या लिखा है 1 11 111 n टाइम्स। ये अगर मेरे पास बन गया तो मेरे पास एक जीपी टाइप बनने लगेगा जिसका सम मैं निकाल सकता हूँ। तो मेरा फर्स्ट स्टेप 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, और फिर ये बन गया 10 माइनस 1 10 स्क्वायर माइनस 1 10 क्यूब माइनस 1 एंड सो ऑन टिल 10 टू द पावर n माइनस 1। बेटा ये वाले कॉन्सेप्ट याद रखना, ये इस बार ये एडवांस 2023 में इस टाइप का सवाल डायरेक्ट आ चुका है। और ये बन गया 6/9 टाइम्स, ये तुम्हारी जीपी बन गई। तो इस जीपी का सम क्या होगा 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1/9 एंड माइनस n माइनस 1 टाइम्स 1। तो ये तुम्हारा बन गया 6/9, तो 6/81 10 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 6/9 n माइनस 1, ये तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस नोट पे पहला लेक्चर एंड करते हैं। हमने अभी एपी और जीपी पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे उसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ जीपी इन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे वेरियस नंबर सिस्टम डेवलप हुए और उसमें जैसे जीपी का इन्वॉल्वमेंट है, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, और उसके साथ हम पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में एजीपी, ठीक है। तो आई होप आज से लेक्चर से आपने बहुत नए तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।